हेलो दोस्तों, स्वागत है संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पेपर 2 का सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायिक अधिकारी, ऑप्शन बी है मुख्य बैंकर, ऑप्शन सी है मुख्य व्यापारी, ऑप्शन डी है मुख्य शिल्पकार। इसका सही जवाब देना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य शिल्पकार। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वो बर्च छाल पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गईं। ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। ऑप्शन ए है शिलापादिकरम, ऑप्शन बी है वलैयापति, ऑप्शन सी है मणिमेकलई, ऑप्शन डी है पेरिया पूर्णम। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिया पूर्णम। तो डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मेल नहीं खा रहा है। जो उत्तर मेल नहीं खाता है उसको बताना है। खजुराहो, खजुराहो का संबंध चंदेल से है। बी है एहोल, एहोल का संबंध चालुक्य से है। सी है कांचीपुरम, कांचीपुरम का संबंध पल्लव से है। और डी है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का संबंध चोल से है। इसका आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, जो खजुराहो है उसका संबंध चंदेल शासकों से है, यानी खजुराहो का जो मंदिर है चंदेल शासकों ने बनाया था, तो ये सही है। एहोल जो अभिलेख है यह चालुक्य से संबंधित है। कांचीपुरम ये पल्लव वंश से संबंधित है। और महाबलीपुरम ये भी पल्लव वंश से संबंधित है। और यहाँ किसका दिया हुआ है? चोल का। तो यहाँ मेल नहीं खा रहा है, यानी कि जो गलत था उसे बताना था, तो यही मेल नहीं खा रहा है, इसलिए इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। पहला कथन है कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। ये तवारीख है इसको फारसी भाषा में लिखा गया था, उर्दू में नहीं लिखा गया था, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, तो ये कथन सही है। तीसरा कथन है कि वह प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने के लिए आशा में लिखा करते थे, तो ये भी बात सही है। यानी कि दूसरा कथन और तीसरा कथन ये दोनों कथन सही है और पहला जो कथन है ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों सही हैं, जिसमें 1 और 2 सही है वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, यानी कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ऑप्शन है सूरसागर, बी है सूरसारावली, सी है साहित्य रत्ना और डी है साहित्य लहरी। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य रत्ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और ये तीनों रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये तीनों सूरदास की हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, यानी कथन ये है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, तो ये कथन पहला सही है। आर है, यानी इसका कारण है
कारण कह रहा है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और परबर कर ली थी। तो ये दोनों कथन सही हैं और इसकी सही व्याख्या है, यानी कि जब 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था, तब जब क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था तब क्या हुआ था कि मुगल सम्राट सत्ता का पतन हो गया था और सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति जो है स्थापित कर ली थी। तो इसलिए इसके जो कथन हैं और कारण हैं ये दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा कि ये और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ये कि इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। वेल्लार ऑप्शन ए है महाराष्ट्र क्षेत्र में, बी है तमिल क्षेत्र में, सी है पंजाब क्षेत्र में और डी है बंगाल क्षेत्र में। इसका सही जवाब बताना है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेल्लार क्षेत्र में जो है वेल्लार कहा जाता था तमिल क्षेत्र में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथनों ये तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर चुनाव करें। तो कथन ये है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। बी कथन है कि सुधारकों का, ये पहला कथन तो सही है, बी कथन है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो कथन ये और कथन बी दोनों कथन सही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर सही, जिसमें दोनों कथन सही होंगे इसका जवाब सी सही हो जाएगा। ये और बी ये दोनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व मद्रास जिसे चेन्नई कहते हैं उसमें स्थापित वेद समाज प्रेरित था, किससे प्रेरित था? प्रार्थना समाज से, बी है आर्य समाज द्वारा, सी है ब्रह्म समाज द्वारा और डी है युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो वेद समाज ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे? ऑप्शन ए कह रहा है कैनिंग, बी है डलहौजी, सी है हार्डिंग और डी है एल्गिन। इसका सही जवाब देना है। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे। और जब 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, क्रांतिकारियों ने शुरू किया और 11 मई 1857 को दिल्ली की तरफ कूच कर दिया और 12 मई 1857 को दिल्ली पर जो है आक्रमण करके अंग्रेजों का सफाया कर दिया और सत्ता स्थापित कर ली। और इसके बाद में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया भारत का। तो इसके बाद में सितंबर में दोबारा अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो जो है उस समय कौन था? गवर्नर कैनिंग था। तो कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट राजा घोषित किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? ये जो केसरी अखबार है और दूसरा है मराठा अखबार। तो मराठा और केसरी ये दोनों अखबार किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। और केसरी जो है वो मराठी भाषा में है और मराठा अखबार ये अंग्रेजी भाषा में है। तो केसरी पत्रिका अंग्रेजी भाषा में है और मराठा होता यानी केसरी मराठी भाषा में है, केसरी मराठी भाषा में है। और अगर जो मराठा
समाचार पत्र होता तब वो अंग्रेजी भाषा में हो जाता, और दोनों समाचार पत्र किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मराठी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान के द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 1909 एक्ट, बी है 1991 एक्ट, सी है 1935 एक्ट, डी है जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान में लगभग 40% जो है चीज़ें ली गई हैं, जैसे न्यायपालिका, सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि जैसे 40% चीज़ें ली गई हैं किसमें? भारतीय संविधान में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर ग्रह दिया हुआ है और इधर उनके जो ग्रह हैं उनके उपग्रह की संख्या, यानी कि चंद्रमा की संख्या। ऑप्शन ए में है मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं यानी कि उपग्रह हैं? तो 2, एक फोबोस और दूसरा डिबोस। तो पहला कथन तो सही है, ये ऑप्शन सही है। बी कथन है कि बृहस्पति में 53 उपग्रह हैं या चंद्रमा है, तो बृहस्पति के पास 100 से अधिक चंद्रमा है, 100 से अधिक चंद्रमा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें 53 दिया हुआ है। यूरेनस के पास कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। और नेपचून के पास कितने हैं? 14 उपग्रह हैं। तो इसमें केवल कथन ये सही है, बी, सी, डी ये तीनों गलत हैं। तो इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी, सी और डी, ये तीनों इसके जो है सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है? अच्छा, ऑप्शन ये है कि वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब ये मिडिल के विद्यार्थी हैं, तो ये जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो पहला कथन है ये सही है। दूसरा कथन कह रहा है बी कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, ये भी बी भी कर सकते हैं क्योंकि मिडिल के छात्र हैं। सी कथन है कि जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो ये अनुमान बच्चे नहीं लगा सकते, ये हायर क्लास की बातें हैं। तो इसलिए जो कथन एक है और कथन बी है, ये बी ये दोनों सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथन ए और बी, ये दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण के कौशल को आंकते हैं, यानी कि इसमें जो विश्लेषण कौशल है उसके बारे में बताना है कि किस कथन में विश्लेषण कौशल दिया हुआ है। पहला कथन कि अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाएं तो भारत में मानव जीवन पर इसके प्रभाव क्या होंगे। तो इसमें तो विश्लेषण करने का मौका मिला है, ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। अगला कथन है कि हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करें। अब देखो इसमें बातें निश्चित हैं, यानी कि इसमें विश्लेषण करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, इसमें विश्लेषण कौशल नहीं है। तीसरा कथन है कि वित्त आयोग क्या है और राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए, तो इसमें भी निश्चित चीज़ें हैं, रटी रटाई चीज़ें हैं। दूसरे कथन और तीसरे कथन में रटी रटाई चीज़ें हैं, तो इसमें विश्लेषण करने का मौका नहीं मिलेगा। चौथा कथन है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक। अब देखिए इसमें इसके जो है उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, तो इसमें विश्लेषण करने का मौका आपको मिलेगा। तो पहला कथन और चौथा, यानी अगर जो इसे ए बी सी डी में बांटे तो ये और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके ऑप्शन पर आते हैं, तो ये और डी किसमें सही है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि विद्यालयों के कार्यों के स्वोद्देश्य संग्रहण को माना जा सकता है। ऑप्शन ए है रिपोर्ट कार्ड, बी है पोर्टफोलियो, सी है नियतिकार और डी है रूब्रिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा पोर्टफोलियो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है पर समाप्त होता है। यहाँ स्पेस है ये दोनों जगह और इसी स्पेस को भरना है। यहाँ स्पेस है और यहाँ स्पेस है। ऑप्शन ए कह रहा है कि निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, यानी कि जो है सिलेबस है वो किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र कहाँ से निर्णयात्मक आकलन से शुरू होता है और योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है। इसमें ये बातें तो सही हैं कि जो योगात्मक आकलन है तो योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है, यहाँ पर योगात्मक आकलन आएगा ये तो निश्चित है, लेकिन यहाँ पर निर्माणात्मक आकलन नहीं होगा। बी कथन है कि नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन, तो यहाँ पर नियोजन होगा, इसलिए इसका जो है सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका बी सही उत्तर है, नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन। और सी में लिखा है नैदानिक आकलन और निर्माणाधीन आकलन, तो सी भी इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही उत्तर बी होगा। डी देख लेते हैं। डी में लिखा है निर्माणात्मक आकलन, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। ऑप्शन ए है, कथन ये है केंद्र सरकार, बी कथन है राज्य सरकार, सी कथन है स्थानीय सरकार। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, किसके अनुसार, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार। तो जो इसमें काम करने वाली संस्था है, मूल्यांकन करने वाली संस्था है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। स्थानीय सरकार का इसमें कोई मतलब नहीं, इसलिए ये और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बी किस में दिया हुआ है, ये और बी दोनों ऑप्शन ये में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। ऑप्शन ए है चित्र, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण। देखिए इसमें चित्र है तो चित्र प्रारंभिक कक्षा के लिए हो जाएगा, इसलिए गलत होगा। इसमें मिडिल कक्षा के बारे में बताना है। बी कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, ये थोड़ा हायर क्लास हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि वह स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठा की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। इस डी इसमें लिखा है कि प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से सॉरी एक सेकंड, हाँ ये प्रश्न है, इनमें से कौन स्रोत द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय स्रोत के बारे में बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्वानों की पत्रिकाएं। अब देखिए जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये द्वितीयक स्रोत हैं, ये प्राथमिक स्रोत से संबंधित नहीं है। बी कह रहा है कि बायोग्राफी। अब देखिए जो बायोग्राफी है ये यानी कि आत्मकथा, ये स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए ये प्राथमिक स्रोत है। डायरी भी स्वयं द्वारा लिखी जाती है, इसलिए ये भी प्राथमिक स्रोत है। और तस्वीर ये भी पर्सनल होती हैं, तो आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीर ये तीनों क्या है, ये तीनों पर्सनल चीज़ें हैं, यानी कि ये प्राथमिक स्रोत है। हमें द्वितीय स्रोत बताना था, तो इसलिए इसका जो है सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कारण आर विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए, यानी कि इसमें कारण ही दिया हुआ है और कथन नहीं, तो ये जो है इसको हम नहीं लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों ये तथा आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन यह है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं, तो यह कथन सही है। जेंडर संबंधी मुद्दों पर समायोजन के लिए स्त्रियों के उदाहरण को शामिल किया जाता है। कारण है आर का है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल इनको एकीकृत यानी कि सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो कारण भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी ये व्याख्या भी करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है कि बोथ, ये और आर दोनों सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कथन, कारण और कथन ये दोनों इसके सही उत्तर हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों ये और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये है कि ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखे। ये कथन सही है। कारण है कि ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। ये भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये मैं कह रहा है कि ये और आर दोनों सही हैं और ये कि आर व्याख्या भी करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं, इसके बारे में बताना है। तो पहला अभिकथन है कि विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वो हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। दूसरा कथन है कि दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। विद्यार्थी यह समझते हैं। इसका इस प्रश्न में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सामाजिक न्याय और हास्यकरण के विषय पर योजना बनानी थी, तो इसलिए इसका जो बी दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है। ये भी सही है। चौथा कथन है कि विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत है दूसरा कथन। तो जिस ऑप्शन में दूसरा कथन होगा वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है, यानी कि दूसरा मतलब बी, तो जिसमें बी है वो गलत हो जाएगा। तो पहले में बी है और चौथे में बी है, इसलिए पहला और चौथा तो गलत हो जाएगा। पहला और चौथा गलत हो जाएगा। अब लिखा है बी सी डी और ये सी डी, तो इसमें जो है कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो है विद्यार्थी हास्यकरण अवधारणा को समझते हैं, ये तो सही है। दूसरा वाला यानी कि बी वाला गलत हो जाएगा, तो जिसमें बी है गलत होगा, तो कि इसका जो है सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बी पहले में भी है और बी दूसरे में भी है और बी चौथे में भी है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही होगा। इसका सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित मिलता है? उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन यानी कथन ये है कि हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने के प्रक्रिया की व्याख्या करें। अब देखिए इसमें आलोचना आपको कहीं दिखाई दे रहा है। आलोचना के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, या तो अंतर स्पष्ट करेंगे या तो गुण दोष निकालेंगे, तभी हमें आलोचना मिलेगा। तो कथन ये में तो कोई आलोचना दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कथन ये गलत हो जाएगा। और यहाँ हमें किसकी मतलब की है? आलोचना की विवेचना करनी है, इसमें ये आलोचना नहीं है कथन ये में। बी कथन है कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या है। अब इसमें आलोचना है।
क्योंकि जितने अवगुण होंगे ये आलोचना ही कर रहे हैं हम, तो इसलिए बी सही है। सी कथन है कि झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी, ये भी व्याख्या है, तो इसमें भी आलोचना नहीं है। डी कह रहा है कि आज के गांव और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए, तो इसमें आलोचना निकल के आएगी। यानी कि कथन ये में भी आलोचना है और कथन डी में आलोचना है, यानी कि ये और डी जिस ऑप्शन में होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो किसमें जो है सही उत्तर है, तो जो देखो डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। अब हम लोग इसको दोबारा देखना पड़ेगा, जो है किसमें, ये में नहीं है, ये गलत है। बी और डी, जिसमें बी और डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो बी और डी किस कथन में है, बी और डी दूसरे में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला कथन है कि परिवार में रहना। अब देखिए सरल से जटिल की ओर बताना है, तो सबसे सरल क्या हो जाएगा, जिस परिवेश में हम जन्म लेते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, तो हमारा परिवार की व्याख्या करने में या परिवार जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे सरल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम परिवार में जाएंगे, इसमें क्रोनोलॉजी बताना है। तो सबसे पहले हमारा परिवार होगा। इसके बाद में परिवार के बाद में हम किससे परिचित होंगे, पड़ोस में परिचित होंगे। तो पड़ोस में परिवार, दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा, पहले नंबर पर परिवार और दूसरे नंबर पर पड़ोस। तीसरे नंबर पर क्या होगा, बहुत पहले के समुदाय, तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा हम दादा दादी नाना नानी से जो पहले के समुदाय हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और चौथे नंबर पर भारत के वन क्षेत्र हो जाएंगे। भाई वन क्षेत्र के बारे में जानकारी करनी है तो हम जो बच्चा होगा वो थोड़े ठीक ठाक स्तर का होगा, तभी वो वन के बारे में जान पाएगा। तो इसलिए वन जो है ये चौथे स्तर पर है। तो इसमें विकल्प में देख लेते हैं। तो पहला, इसके बाद में तीसरा और चौथा दूसरा। तो पहला, फिर जो है पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहला तीसरा किसमें है, पहला तीसरा चौथा और दूसरा, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। भूगोल के बारे में बताना है। तो कथन ये है कि विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने। तो कथन ये जो है पहला सही है। दूसरा कथन है मानचित्र का अध्ययन करने, ये भी सही है। तीसरा कथन है मानचित्र पर सूचना ढूंढने में सहयोग करना, ये भी सही है। चौथा है कि विश्व का उपयोग करने। तो ये जो चौथा है इसमें विश्व की बात नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर की बात की गई है, इसलिए विश्व वाला गलत हो जाएगा। अब हम विकल्प में देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित संलिप्त के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है, यानी कि क्षेत्रीय चीज़ों के बारे में शिक्षक द्वारा सहायता करने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो विश्व कोश है ये तो विश्व लेवल पे बातें कर रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। और बाकी जो तीनों चीज़ें हैं ऊपर वाली 1 2 3, ये जो है लोकल वाली चीज़ें यानी क्षेत्रीय से संबंधित है। तो जिसमें 1 2 3 होगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो 1 2 3 किस में है, इसमें 1 2 3, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। आपसे कथन ये है कि मूल्यांकन और पुनरीक्षण, बी है कार्य योजना बनाना और लागू करना, तीसरा है समस्या का सूत्रीकरण करना और क्या है व्याख्या करना, और चौथा हो जाएगा कि विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। अब इसमें व्यवस्थित करना क्रमानुसार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समस्या के बारे में जानेंगे। समस्या सबसे पहले हम ढूंढेंगे। तो समस्या हमने ढूंढ लिया।
अब जब समस्या ढूंढ लिया तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, जब समस्या ढूंढ लिया फिर वो समस्या है तो किस तरीके का उसमें निदान होगा समस्या का, तो ये विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, यानी इसमें हम विचार के द्वारा समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, तो ये दूसरे पर हो जाएगा। अच्छा, जब हमें वो तरीका मिल गया, वो विचार मिल गया कि इस तरीके से समस्या समाधान होगा, तब हम उसकी वो विचार की कार्य योजना बना लेंगे और उस विचार को लागू कर देंगे कि इस तरीके से जो है प्रश्न सॉल्व होगा। अब जब लागू कर देंगे यानी कि ये तीसरे नंबर पर है, फिर क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसका पुनरीक्षण करेंगे, यानी कि ये चौथे नंबर पर है। तो यानी कि जो है पहले नंबर पर कौन है, तीसरा चौथा, तो तीसरा चौथा, फिर इसके बाद में तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, ये कथन एक में है, इसलिए जो है विकल्प एक सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं, यानी कि कौन से ऐतिहासिक अध्ययन स्पेस के विकास में मदद करते हैं। अध्यात्मक पक्ष के स्तर, बी है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, सी है मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर और डी है आर्थिक पक्ष के स्तर। तो जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, इसमें मदद करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्रायः संबंधित होता है। हास्यकरण से संबंधित बताना है। तो ऑप्शन यानी कथन ये है, ये कह रहा है कि अभाव या वंचन, ये तो हास्यकरण की बात कर रहा है। बी कथन कह रहा है कि भेदभाव, ये भी हास्यकरण की बात कर रहा है। और सी है समानता और गर्व, तो समानता और गर्व, यहाँ तो समानता और गर्व की बात की गई है, तो ये हास्यकरण इसमें नहीं है। हास्यकरण ये और बी में है, तो जिस कथन में ये और बी दोनों होगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा, ऑप्शन ये और बी इसमें है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में आध्यात्मिक स्तर पर स्पेस सम्मिलित नहीं है, क्या है। ऑप्शन ए मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है, भूगोल या इतिहास या राजनीतिक विज्ञान। यानी सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं, ये आपको भी पता है, इसका सही उत्तर बताना है। भूगोल ये सामाजिक विज्ञान में आता है, इतिहास ये भी आता है, राजनीतिक विज्ञान ये भी आता है। कौन नहीं आएगा, जो है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान इसमें नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, मनोविज्ञान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो स्पेस के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, यानी किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ये है वनवासी, हाँ तो जो वन में रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दूसरा है कि अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति हैं इनके भी अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तीसरा है पेपर मिल मालिक, पेपर मिल मालिक को सुनिश्चित कर दोगे तो वन काट कर सारा क्या बना देंगे, पेपर बना देंगे, इसलिए ये गलत है। चौथा कह रहा कि जानवर अधिकार कार्यकर्ता, तो ये भी गलत है। इसमें कौन सही है, पहला कथन और दूसरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो मूल अधिकार है। बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये छठा मूल अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये चौथा मूल अधिकार है। सी में है संपत्ति का अधिकार, तो ये मूल अधिकार नहीं है। डी है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 ये के तहत मूल अधिकार है। तो पूछ रहा है कि कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। देखिए मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था जो संपत्ति का अधिकार था। इसे संविधान संशोधन, कौन से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है मूल अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300 ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसमें, भाग 12 के अंतर्गत। तब से ये अनुच्छेद 300 ये में कानूनी अधिकार के अंतर्गत हैं।
और 6 मूल अधिकार बचे। तो इसलिए इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, एक कानूनी का अधिकार है अनुच्छेद 300 ये के तहत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? ऑप्शन ए है कि नौकरशाही में लाल फीताशाही, बी कह रहा है कि न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जब न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में बहुत सारी देरी होती है, इसलिए ये मुहावरा स्पष्ट बैठता है। ऑप्शन बी के लिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कथन ये और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ये भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है ये कथन की संपूर्ण रूप से व्याख्या करता है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लेबर चौक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ऐसी जगह जहां बेगारी प्रथा प्रचलित हो, बी है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, सी है कि ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, डी है ऐसी जगह जहां मजदूरों का रहन बसेरा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं उसे लेबर चौक कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्ज की जाल में ग्रामीण इलाकों में मुख्यतया के बीच एक शोषणकारी संबंध दर्शाता है। किसमें है? कथन ए कह रहा कि साहूकार और छोटे किसान के बीच, बी कह रहा है छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के बीच, सी कह रहा है भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्राम सहकारिता, डी कह रहा है कि ग्रामीण सहकारिता और साहूकार के बीच। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि साहूकार और छोटे किसान के बीच ऐसा होता है, यानी कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, यानी साहूकार और छोटे किसान के बीच ऐसा होता है। ऑप्शन ये सही है। जो साहूकार होते हैं, साहूकार से छोटे किसान पैसा उधार लेते हैं अपनी खेती करने के लिए, और बाद में मान लिया जाए अच्छी फसल नहीं हुई तो जो है इनका पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो इसीलिए ये शोषण करते हैं। कौन? साहूकार लोग। इसका सही जवाब ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार काम करती है, किस स्तर पर काम करती है? ऑप्शन है कि वार्ड स्तर पर, बी है राज्य स्तर पर, सी है राष्ट्रीय स्तर पर, डी है क्षेत्रीय स्तर पर। तो ये राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, ये दोनों स्तर पर काम करती है, इसलिए जिसमें ये और बी दोनों होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कथन यानी ऑप्शन ये में है कि ये और बी है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? यहाँ मुख्य कारक की बात की गई है। ऑप्शन ये है मूल चट्टान, बी है स्थलाकृति, सी है जलवायु संबंधी कारक और डी है समय। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 2 ऑप्शन सही हैं, मैक्सिमम 2 ऑप्शन सही हैं और कम से कम 1 सही है। तो यहाँ पे जो मूल चट्टान है ये मृदा गठन का मुख्य कारण है, तो मूल चट्टान इसमें होगा। बी है स्थलाकृति, तो स्थलाकृति का इसमें कोई मतलब नहीं है। सी है क्लाइमेट फैक्टर यानी कि जलवायु संबंधी कारक, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। समय कारक तो है लेकिन ये द्वितीय कारक है, इसमें मुख्य कारक की बात की गई है, तो इसलिए समय भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा मूल चट्टान यानी कि ये, और सी जलवायु संबंधी कारक, तो ये सी ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका जो है सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहला है कथन अभ्रक, दूसरा है वन, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है मृदा, पांचवा है जल।
और फिर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। देखिए जो संसाधन है ये दो प्रकार के हैं, एक तो नवीकरणीय संसाधन है, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका उपयोग करने पर कभी समाप्त नहीं होंगे, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वह संसाधन जिनका उपयोग करने पर एक दिन वह समाप्त हो जाएंगे, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अब आते हैं अभ्रक। जब अभ्रक का हम उपयोग करेंगे तो अभ्रक के अभ्रक जो है, अभ्रक खनिज ये सीमित, इसकी जो क्वांटिटी है सीमित है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये अनवीकरणीय है, यानी कि अनवीकरणीय है, इसका निर्माण दोबारा नहीं होगा, ये समाप्त हो जाएगा। वन मान लिया जाए कि हमने 20 पेड़ काट लिए और इसके जो है बाद में 40 पेड़ रोपण कर दिए, तो 20 काटे हमने 40 लगाए, तो इसलिए पेड़ कभी नहीं समाप्त होंगे, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें ना चाहते हुए भी पेड़ को लगाना पड़ेगा, तो इसलिए पेड़ कभी नहीं समाप्त होंगे। हम 20 काटेंगे तो 40 लगाएंगे, तो वन तो क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस, अब देखिए प्राकृतिक गैस हम अपने आप नहीं बना सकते, ये जो है प्राकृतिक गैस साधन सीमित है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, यानी ये भी अनवीकरणीय है। मृदा का कितना भी उपयोग करें ये कभी नहीं समाप्त होगा। जल एक स्थिर वायु है, इसका हम कितना भी उपयोग करें तो ये भी समाप्त नहीं होगा, यानी कि दूसरा वन, मृदा और जल ये तीनों नवीकरणीय संसाधन हैं, यानी कि ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो जिसमें बी और इसके बाद में डी और ई, बी डी ई जिसमें सही है उसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ये है कि यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में। बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। सी है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। डी है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बताना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में। अब दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका है कहाँ, जैसे मान लिया जाए ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका देश है, और ये क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है मोजाम्बिक वगैरह, दक्षिणी अफ्रीका वगैरह, तो ये क्या है, दक्षिणी पूर्व अफ्रीका है, दक्षिणी पूर्व अफ्रीका है। तो ये दक्षिणी पूर्व अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हिंद महासागर है, तो ये दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कि समाचार पत्र, ये तो जनसंपर्क का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा है रेडियो में हम समाचार पत्र सुनते हैं, खेल सुनते हैं, तो ये भी है। सेलुलर फोन, ये जो है जनसंपर्क का माध्यम नहीं है। डी है टेलीविज़न, यानी कि टीवी, इससे हम दुनिया देश की खबर लेते हैं, तो ये बी और डी ये तीनों सही है। जनसंपर्क का माध्यम कौन सा नहीं है, तो ये सेलुलर फोन, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सेलुलर फोन जनसंपर्क का माध्यम नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेंडर असमानता का समाधान स्पेस के स्तर पर करने की जरूरत है, यानी कि किस स्तर पर जेंडर असमानता समाधान करने की जरूरत है। केवल परिवार के स्तर पर, बी कह रहा है कि परिवार, समाज और सरकार, सी कह रहा है केवल सरकार, और डी कह रहा है परिवार और समाज। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि परिवार, समाज और सरकार ये तीनों स्तर पर जेंडर असमानता का समाधान करने की जरूरत है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन ये तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ये है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में ठंडी वायु होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ का तापमान कम होगा स्वाभाविक है वहाँ का जो वायु होगी वो ठंडी होगी। कारण है कि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, ये भी बात सही है कि जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर वायु भारी होती है और भारी होकर वायु नीचे बैठ जाती है, वहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो ये
और आर दोनों सही हैं, और आर ये की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है। देखिए यहाँ पर है स्थल रूप और यहाँ पर है घटक, इनका संबंध बताना है। तटबंध पवन द्वारा बनते हैं, तो ये बात गलत है। जो तटबंध है ये समुद्री तरंग द्वारा बनते हैं। बी कह रहा कि स्टैक समुद्री तरंग द्वारा बनते हैं, तो ये बात सही है, यानी कि तटबंध और स्टैक ये दोनों समुद्री तरंग द्वारा बनते हैं। सी है मशरूम यानी कि छत्रक शैल नदी द्वारा बनते हैं, तो छत्रक शैल पवन द्वारा बनते हैं, इसलिए ये कथन भी जो है बीमेल है। डी है कि हिमोड हिम नदी द्वारा बनते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि कौन से कथन सही है? कथन जो है कथन बी और कथन डी ये दोनों सही है, तो बी डी किसमें है? बी और डी, ये जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में कि अक्षांश। देखिए अगर जो अक्षांश यहाँ पर होता तो जिस अक्षांश पर लद्दाख स्थित है, जितने देश उस अक्षांश पर स्थित होते तो वो उन सबकी जो है जलवायु बहुत ठंडी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे जिस अक्षांश पर लद्दाख है उसी अक्षांश पर पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र आता है और क्षेत्र आ जाता है चाइना का, तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ बर्फ़ नहीं जमी रहती है, यहाँ इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन लद्दाख में तो अधिक ठंडी है, तो अक्षांश तो कारण नहीं हो सकता, इसलिए इसका ये जवाब गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि वायु दबाव पौने, ये भी कारण नहीं होगा। डी कह रहा है कि समुद्र से दूरी, इसके आसपास समुद्र है ही नहीं, तो ये भी इसका गलत उत्तर हो जाएगा। बी कह रहा है कि ऊंचाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंचाई। आपको पता है कि वायुमंडल की 5 परतें होती हैं और जो सबसे ऊपर वाली परत जो है सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल होती है, और क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। कितना? 165 मीटर पर 1 डिग्री, यानी कि 1 किलोमीटर पर कितना तापमान घटेगा? 6.5 डिग्री घट जाता है, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है क्षोभ मंडल में, 1 किलोमीटर बराबर 6.5 डिग्री का तापमान घट जाता है। तो इसलिए जो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो जो है लद्दाख ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र है लद्दाख, तो इसलिए यहाँ बर्फ और शीतलता रहती है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। ऑप्शन ए में कि संगमरमर कौन सी सेल है? संगमरमर एक कायांतरित सेल है, यानी इसका चौथे में मिलान होगा। बी है बलुआ पत्थर एक औषधि या परतदार सेल है। 80 है कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। डी है ग्रेनाइट, यानी कि ये अग्नीय सेल है, तो इसका सही मिलान हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो है प्रश्न पर चलते हैं, ये सही मिलान हो गया। अगला प्रश्न है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है? देखिए ये है भारत का मैप, ये भारत का मैप है। यहाँ पर क्या है? दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है, और कह रहा है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग में, ये है पश्चिमी भाग, ये है पश्चिमी भाग, तो कह रहा पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता जुड़ी हुई है? तो पश्चिमी भाग पर, यानी कि ये पश्चिमी क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र पर तो पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि सह्याद्री है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन ये और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये है उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है। बिल्कुल, जैसे मान ये अपनी पृथ्वी है,
यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी ये जो है 0 डिग्री पर होती है और सबसे ज़्यादा ठंडी यहाँ पर होती है, यानी कि ध्रुवों पर। तो यहाँ जो है बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ठंडी होती है। तो बिल्कुल बात सही, पहला कथन सही है। कारण है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं, इसीलिए ध्रुव पर ठंडी होती। बिल्कुल बात सही है। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास मतलब कि लंबवत पड़ती हैं, यानी कि सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं, ये तिरछी पड़ती जाती हैं। और जब तिरछी पड़ती हैं तो इनके प्रकाश का प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि सूर्यातप कम होता है। तो इसलिए यहाँ ठंडी होती है। यानी कि कथन और कारण ये दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या भी करता है। सही जवाब इसका ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि ऑप्शन ए पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, बी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, सी है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और डी है कि पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। किसके सापेक्ष बताना है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, यानी कि सूर्य पूर्व में क्यों उदय होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका एक कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। देखिए, जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का किस दिशा में चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस, यानी कि अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों ग्रह हैं, ये उल्टा चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए सूर्य पूर्व में उदय होता दिखाई प्रतीत होता है। तो आगे चलते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे है और चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा, ये समय के बारे में बताना है। तो मान ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यदि और ये जो है ये देशांतर रेखा है और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। जो खड़ी रेखाएं हैं वो सारी देशांतर रेखाएं हैं। तो यदि यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पश्चिम है, यदि देशांतर रेखाओं में पूर्व की तरफ जाओगे तो क्या होगा, समय जुड़ेगा, और पश्चिम की तरफ आओगे तो समय घटेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पश्चिम में आने पर 4 डिग्री समय घट जाता है, यानी कि अंतर और जुड़ेगा कितना, 4 मिनट का समय। कितने डिग्री पर, 1 डिग्री पर, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय आता है। इस हिसाब से जब इसकी गणना करेंगे, यानी कि तब इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 8:37 सुबह, यानी कि AM, और 9:23 जो है शाम वाले, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। जय हिंद, नमस्कार।